मेरा सवाल है कि डायबिटीज़ का अभी मेरा बॉर्डर लाइन है। डायबिटीज़ का मेरा बॉर्डर लाइन है अभी 6.1 के अप्रॉक्स HbA1c मेरा 3 मंथ्स का एवरेज आया। लेकिन अभी रात में सोने टाइम में मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। मैंने मेडिसिन लेना स्टार्ट नहीं किया। इस समय में अभी हमें क्या करना चाहिए कि जो मैं क्योर हो जाऊं और इस डायबिटीज़ जैसे खतरनाक रोग के चपेट में आने से बच जाऊं। पहली बात तो डायबिटीज़ को ज़रा ठीक से डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सुन के फिरंगी वर्ड लगता है और लगता है कि नहीं ये हमें तो कभी नहीं होगा, हम तो भारतीय हैं, हमें तो डायबिटीज़ से क्या मतलब। जबकि डायबिटीज़ भारत कैपिटल बनने जा रहा है डायबिटीज़ का, ये मैं आपको बताऊं, विश्व का। तो ये समझना होगा कि हमें डायबिटीज़ क्या है। अगर आपको सोने में परेशानी हो रही है, दैट इज शुगर इन द ब्रेन। अगर आपके दांतों में केरीज है, इट इज शुगर इन द टीथ। अगर आपके दो दांतों के बीच में गैप आ गया है, गम्स बड़े हो गए हैं, दैट इज शुगर इन द गम्स। अगर आप बैड स्मेल कर रहे हैं, दैट इज शुगर इन द माउथ। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, दैट इज शुगर इन द रेक्टम। अगर आपको एसिडिटी है, दैट इज शुगर इन द ईसोफेगस। अगर आपको फैटी लीवर है, दैट इज शुगर इन द लीवर। अगर आपको पीसीओडी है, दैट इज शुगर इन द ओवरी। अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, दैट इज शुगर इन द यूट्रस। हमें शुगर का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जितने भी वॉर्स हुए हैं उसमें उतने लोग नहीं मरे हैं जितने शुगर से मरे हैं। जब तक आप शुगर को अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये आपको मारने के लिए बनाई गई चीज़ है। आप 100 साल पहले ये चले जाइए। डायबिटीज़ ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, बहुत रेयर डिजीज़ था। आयुर्वेद के ग्रंथों में देखिए, मधुमेह बहुत रेयर डिजीज़ था। ये एरिस्टोक्रेसी को होता था, आम आदमी को होता ही नहीं था। अब तो हम सब एरिस्टोक्रेट हो गए हैं। 1920 में, ये 2024 चल रहा है, 1920 में मॉडर्न मेडिसिन में पहली बार डायबिटीज़ का फर्स्ट पेशेंट आया। 1920 से लेके 2024 तक मेजर किलर बन गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि शुगर एरिस्टोक्रेसी अपने इसमें रखती थी, इसको उठा लेते थे, शुगर की पुड़िया होती थी वो निकालते थे और डालते थे, और बाकी लोग अब बैठे होते सोचते थे पता नहीं हम कब राजा बनेंगे, कब हमें उतना अच्छा टेस्ट करने को मिलेगा। ये वही शुगर है। एरिस्टोक्रेसी को होता था, आपको नहीं होता था। आप आज चीनी के लिए जान दिए हुए हैं। इससे खतरनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड, डायबिटीज़ एक प्रोसेस्ड फूड डिजीज़ है। जितना आप फूड को प्रोसेस करेंगे आपको डायबिटीज़ होगा। जैसे पहले धान आता था, धान को कूटते थे और उसको पका के खा लेते थे, वो सबसे कम प्रोसेस था। अब वो फैक्ट्री में जाता है, प्रोसेस होता है, तो ये प्रोसेस्ड फूड है। गन्ना दांत से चू करिए, डायबिटीज़ नहीं होगा। गन्ने का जूस बना लीजिए, डायबिटीज़ हो जाएगा। गन्ने का जूस प्रोसेस्ड फूड है, आपने गन्ने को प्रोसेस कर दिया। डायबिटीज़ एक प्रोसेस्ड फूड डिजीज़ है और आपके मॉल्स भरे हुए हैं प्रोसेस्ड फूड से। इसीलिए पहले मैल न्यूट्रिशन होता था, अब मॉल न्यूट्रिशन हो गया है। वो ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि वो जानलेवा है। मैल न्यूट्रिशन से मरता नहीं था कोई, मॉल न्यूट्रिशन से मर जा रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैल न्यूट्रिशन चाहिए आपको कि मॉल न्यूट्रिशन चाहिए कि एक्चुअली न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन चाहिए, अगेन जानवरों से सीखना बहुत ज़रूरी है। एक और स्पीशी दिखा दीजिए जो अपना खाना पका के खाता है। आपने हिरन को लास्ट टाइम पालक पनीर ये बनाते हुए देखा ही होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, हिरन पालक पनीर नहीं बनाता है, इसीलिए उसको डायबिटीज़ भी नहीं होता है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपना खाना पकाता नहीं है। 8.7 मिलियन स्पीशीज में एक भी स्पीशी ऐसा नहीं है, इंसान को छोड़ के,
जो अपने खाने को पका के खाता है, और हम पके हुए खाने को ही खाना मानते हैं। तो ये टाइम की बात है कि आपको ये बात कब समझ में आएगी। हमने एक बीच का रास्ता लिया है, जो डैप डाइट प्रोटोकॉल पे आप जाएंगे, हमारे वेबसाइट पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक डैप डाइट प्रोटोकॉल आपको मिलेगा। 2 जून भोजन का तरीका है, आपका फूड अगर मान लीजिए 1 kg वेट है, उसमें 500 ग्राम्स बिना आग दिखाया हुआ फूड होना ज़रूरी है, जैसे सैलड्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स आधा, और आधा कुक्ड फूड हो सकता है। आप इसी से शुरुआत करके देखिए। सबसे पहली चीज़ होगी कि आपका कॉन्स्टिपेशन जाएगा। 70% जनता वर्ल्ड में कॉन्स्टिपेटेड है। कैन यू बीट दैट? कैन यू बीट दैट? 70% पीपल आर कॉन्स्टिपेटेड। कॉन्स्टिपेशन पे अगर ठीक से काम किया जाए तो कई कंपनीज कॉन्स्टिपेशन पे काम कर करके बिलियनर्स हो गई हैं, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन पे काम करके। आप अपनी कब्ज हटाइए। ये जो फूड पे आप आएंगे, 50% रॉ, 50% कुक्ड और 2 जून भोजन, आपके बॉडी का रिदम सेट हो जाएगा और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। शुगर, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल हो जाएगा। और वैसे भी अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया है और उसको नॉर्मल करना है, तो आप कोई भी टैबलेट लेंगे तो कितना, हम लोग तो चूँकि इंटीग्रेटेड मेडिसिन की मैं बात करता हूँ, वी आर द फास्टेस्ट, द श्योरेस्ट, क्योरेस्ट, प्योरेस्ट एंड द मोस्ट ड्यूरेबल। हम सबसे चीप पे है। आप देखिए, कोई हेडेक कितने देर में कोई टैबलेट लेके ठीक करेगा? अगर 20 से 25 मिनट में ठीक होगा, या 10 मिनट में, या नहीं 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, तो हम 5 सेकंड में ठीक कर देंगे। आप कोई हेडेक लेके आइए हमारे पास, आप देखिए हमारे पास वो पॉइंट्स हैं, बॉडी में रिमोट कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ये वैदिक नॉलेज सिस्टम है। इसको एक स्पेशल, इसका एक कोर्स होता है, मर्म थेरेपी। मर्म में वो वैदिक पॉइंट्स बताए गए। 108 वैदिक पॉइंट्स हैं, 107 भौतिक है और 108वां आत्मा का पॉइंट है। वो भौतिक नहीं है, उसको भी स्पंदन करना पड़ता है। तो 107 जो पॉइंट्स हैं उसको ठीक से प्रेस करिए, सर दर्द चला जाएगा। आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं पसाइए, मैं देखिए कितना कम टाइम में आपको ठीक से दिखाई पड़ने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ों का निवारण बहुत सिंपल है और बहुत सिंपली हो सकता है। इसके लिए सिर्फ एक ही हीलिंग पद्धति कम पड़ेगी, इसीलिए सभी हीलिंग पद्धतियों को एक साथ आना पड़ेगा ताकि हम मैनकाइंड को क्योर कर पाएं। यही अपना सपना है। हम ये बात लेके चले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा स्लोगन है। स्वस्थ भारत इसके साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक एक और श्रेष्ठ रहना मुश्किल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वस्थ भारत, और स्वस्थ भारत के लिए स्वास्थ्य आपके घर के अंदर छुपा है, आपके किचन में छुपा है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ों से आदमी स्वस्थ रह सकता है। इसका सिर्फ ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जनरली जब से हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग समझ रहे हैं कि आज के टाइम में कि जो जड़ से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे मूली, गाजर, आलू, ये सारे के सारे डायबिटीज़, ये शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर इसको रॉ, अगर मेरा सवाल ये है कि अगर इनको रॉ की तरह अगर हम लोग यूज़ करें, सैलड में अगर हमने गाजर, मूली का अगर यूज़ किया, कुक करके अगर हमने आलू को अगर बनाया, तो क्या इससे शुगर का लेवल बढ़ेगा? इससे क्या होगा? आप देखिए, मैंने सभी बातों का ये जवाब लास्ट में दे दिया था, क्योंकि कोई भी कुक करके अपना खाना नहीं खाता है। तो आप अगर रॉ चीज़ें जैसी नेचर में हैं आप अगर खा रहे हैं, यकीन करके चलिए डायबिटीज़ नहीं होगा। आप कोई भी फ्रूट खा लीजिए, आपका इमीडिएटली ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए, एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आपने बहुत सुना होगा। लोग समझते नहीं है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कितने स्पीड से वो फूड शुगर में टर्न किया। कोई 100 की स्पीड से चलता है, कोई 40 की स्पीड से चलता है, कोई 20 की स्पीड से चलता है। तो प्रोसेस्ड फूड 9 से 10 मिनट में शुगर में टर्न कर जाता है। शुगर 9 मिनट्स लगता है उसको ब्लड में शुगर का लेवल रेज करने में। जो प्रोसेस चावल है उसको 15 मिनट लगता है, लेकिन जो मिलेट्स हैं उसको 30 से 32 मिनट लगता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। वैसे ही फ्रूट्स है, अगर आपने खाने को आग नहीं दिखाया उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। अगर आपने उसको पका दिया उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाएगा। मतलब पकाने का मतलब है आपके अंदर भी पक ही रहा है, अंदर भी आग है, बाहर से आपने आग देके कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में टर्न कर दिया। ये अंदर भी हो सकता था। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में टर्न करने में टाइम लगेगा, ब्लड में आने में टाइम लगेगा, ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल है ये। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है और हमारे घर में 2-3 लोगों को शुगर है। अभी हम लोग नेचुरोपैथी और सब कुछ कंट्रोल में है। जो आम का जो सेवन है, फ्रूट्स, अगर आम की अगर बात कीजिए तो पके हुए आम को कितनी मात्रा में खानी चाहिए और कौन से आम को खाना चाहिए? क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में जितने भी क्वालिटी किस्म की आम होती है और इसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली अगर आम अगर है तो वो मालदा बोलते हैं, दुधिया मालदा बोलते हैं। वो सबसे ज़्यादा मीठा भी होता है और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है जी। तो वो उस आम की मात्रा को जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको किस मात्रा में लेना चाहिए और लेना चाहिए या पहली नहीं बात लेना तो चाहिए, ये जो बताइए। आम मार्केट में मिलता है वो आम खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली पकाया जाता है। ये कच्चे में तोड़ लिया जाता है, उसको आर्टिफिशियली पकाया जाता है जब टाइम आता है तब, क्योंकि वो स्टोर किया जा सकता है। अगर पका हुआ आम आप बहुत दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो कच्चे में तोड़ के स्टोर कर लिया जाता है। जैसे जैसे उसकी खपत होती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ाना है, कम करना है, तो उसको पका के मार्केट में दे देना है। और पकाने के जो तरीके हैं, कार्बाइड से पकाया जाता है। कार्बाइड याद होगा आपको, भोपाल का गैस ट्रेजेडी, यूनियन कार्बाइड ही था वो। तो वो जहर है, ये किसको नहीं पता है, इसलिए वो आम खाने लायक नहीं है। तो कौन सा आम खाने लायक है? जो एक्चुअली पेड़ पे पका है और पेड़ से गिरा है नीचे। हम कभी भी हंटर गैदरर्स नहीं थे। किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को वी वुड लाइक टू चैलेंज देम कि ये झूठ तो कम से कम ना बोला जाए। वी वर नेवर हंटर्स। अहिंसा का देश है हमारा। अश्वमेध यज्ञ करते थे हम ताकि हिंसा ना हो। घोड़ा छोड़ दिया है। अगर आपको लड़ना नहीं है तो आधिपत्य मान लीजिए और 5% रेवेन्यू दे दीजिए, उसका वही मतलब था। खून खराबा क्यों करना है? अहिंसा का देश है हमारा। हम कभी भी हंटिंग मारने के लिए नहीं करते थे। इसलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को एक क्वेश्चन मार्क है। अपने आप को जरा देखिए। दूसरा, हम गैदरर्स थे। जो चीज़ पेड़ से गिर जाती है वो गैदर करके खाने वाले लोग थे। हम पेड़ से तोड़ते भी नहीं थे और उससे परमिशन लेते थे, पूजा करते थे पेड़ों की। तो हम वो लोग हैं। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आम पेड़ पे पका है वो कोई भी डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, उसका शुगर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो आम मार्केट में मिलता है वो जहर है, जहरीला है, उससे शुगर भी बढ़ेगा और भी बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी। और आप ये मत सोचिए कि आपने धो लिया तो आपने उसको एनल कर लिया। वो तो कार्बाइड ऊपर से ही लगाएगा ना, क्योंकि स्किन सिर्फ आम का नहीं आपका भी एब्जॉर्बेबल है, ये सोख लेता है। तो सिर्फ आम का नहीं आपका भी। अगर आप कार्बाइड यहाँ पर रोज़ लगाते हैं तो कैंसर होना तय है। अगर आम को अगर हमने तोड़ के रख लिया, अगर कच्चे आम को अगर हमने घर पे नेचुरल तरीके से पकने दिया, छोड़ दिया हमने 10 दिन के लिए, अगर उसको छोड़ दिया, न्यूज़पेपर में जनरली लपेट के रखते हैं, कोई कपड़े में लपेट के रखते हैं, और वैसे अगर आम खाने के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें
माइक्रोबायोम का जिक्र आएगा। कोई भी फल बनता कैसे है, उसको बनाता कौन है? ये माइक्रोब्स है जो बनाते हैं। इसीलिए कच्चा आम तोड़ के चावल में रख दिया जाता है, क्योंकि चावल में वो माइक्रोब्स हैं जो उसको पका देंगे। वही माइक्रोब्स पेड़ पे पकाते हैं, तो वो बहुत सिमिलर है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई पकने का तरीका है वो सही नहीं है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, माइक्रोब्स के बारे में इसलिए जानना ज़रूरी है कि oh that's a very handsome man, oh that's a very beautiful girl, 90% of whatever you are seeing is bacteria। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, 90 ट्रिलियन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, म्यूकर है। ओनली 10% ह्यूमन सेल्स। सो यू आर अ बैक्टीरियल कॉलोनी। और एक वायरस से डर गए, एक वायरस ने आपको परेशान कर दिया। ये सोचने जैसी बात है, ये कैसे संभव है? इसीलिए द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू टेक अ डिसीजन। एंटीबायोटिक का एक पिल लेने के पहले एक बार भी सोचा आपने कि आप अपने माइक्रोब्स को मार रहे हैं, जो 90% आपका पूरा का पूरा आपको बनाते हैं, आप उसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये तो कालिदास की बात हो गई, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो कालिदास के जगने की भी बात है। जब कालिदास जग जाएंगे तो जो कृतियाँ लिखी हैं उन्होंने, विश्व में ऐसा कोई राइटर नहीं था जिसने ऐसी कृतियाँ कभी लिखी हों जैसे कालिदास ने लिखी हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि हर दूसरे महीने में मैं अपने शरीर से कमिटमेंट करता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होगा, लेकिन जैसे ही स्टार्टिंग के दिन में अगर होते हैं, एक दो दिन तो मॉर्निंग के टाइम में उठ गए, तो कैसा दिनचर्या होना चाहिए? और इसके साथ में दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि हम लोग बचपन से एक चीज़ के आदी हैं, बचपन से क्या कॉलेज लाइफ से, सुबह उठ के चाय लेना। चाय कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कौन सी चाय लेनी चाहिए, और हमें बार बार इस चीज़ की जो तलब आती है चाय की, वो इसको कैसे दूर करें और कौन सी चाय लें, इसके बारे में। चाय, कॉफ़ी, लेमन टी, मिल्क टी, कौन सा बेहतर होगा या बेहतर होता है या भी नहीं? तो ये जो चाय वाला सिस्टम है, ये ब्रिटिशर्स का सिस्टम है। और मुझे लगता है कि ब्रिटिशर्स ने जितना डैमेज भारत को किया है, इतना किसी और आक्रांता ने नहीं किया था जितना डैमेज भारत को ब्रिटिशर्स ने किया है। हमें ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। आप देखिए, सूर्योदय के, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सूर्योदय के 90 मिनट पहले आपको उठ जाना है। सूर्योदय के 90 मिनट पहले, और सूर्योदय हर टाइम बदलता है, तो आपको देखना पड़ेगा कल सूर्योदय कितने बजे होने वाला है। अगर 6 बजे होने वाला है तो आपको 4:30 बजे उठ जाना है। अगर 7 बजे सूर्योदय होने वाला है तो आपको 5:30 बजे उठ जाना है। और उठ के यम नियम, यम जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, जैसे अपरिग्रही, अस्तेय, अहिंसा, ये सोसाइटी के लिए है, नियम अपने लिए। तो आपको जो नियम है, वो नियम से आप अगर चलेंगे तो बॉडी में एक रिदम होता है, उस रिदम को आप पा जाएंगे। जैसे ही 90 मिनट पहले उठना शुरू करेंगे, बॉडी वापस रिदम में आ जाएगी। और बॉडी जब वापस रिदम में आएगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा। और बॉडी जब आउट ऑफ रिदम होती है, उसी को बोलते हैं डिसईज। डिजीज का ठीक से देखिए स्पेलिंग क्या है, डिसईज। ईज में, आप ईज में नहीं है, इट इज डिसईज। सो यू हैव अ डिजीज। तो आप सबसे पहले ये करना जरूरी है कि आपका रिदम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सूर्यास्त होते होते आपको सूर्यास्त के बाद भोजन बंद कर देना है। और
ऐसा रोज़ करना है। 1-2 दिन महीने में चीटिंग कर भी सकते हैं, लेकिन रोज़ ऐसा ही करें, रोज़ चीटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर रोज़ चीटिंग करेंगे तो वो सिर्फ टाइम की बात है कि आप कब नेक्स्ट बीमार पड़ेंगे। कि हर लोग बोलते हैं कि सप्ताह में एक बार फास्टिंग होना चाहिए। उस फास्ट डे पे हमें क्या करना होता है और क्या नहीं, मतलब वीक में जो फास्टिंग रखने का जो तरीका है वो किस चीज़ की फास्टिंग रखनी है। कोई बोलते हैं फ्रूट्स पे आए, कोई बोलते हैं वाटर पे आए। तो डायबिटीज़ पेशेंट को फास्ट में रहना चाहिए या नहीं से रहना चाहिए। अपनी अपनी दूसरी चीज़ श्रद्धा एक है। और है, दूसरी एक और चीज़ है क्या कि जनरली लोग बोलते हैं कि कभी 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 ऐसा होता है क्या कि जो मेडिसिन लेने वाले लोग हैं उन लोगों को कहा जाता है कि हर 6-8 घंटे पे आपको खा लेना चाहिए। इन केस किसी कारण से कुछ मिसहैपनिंग हो गई किसी के घर पे, 24 घंटे अगर वो फास्ट पे अगर रह जाते हैं, और लोग बोलते हैं कि अगर 60 या 50 तक में कभी कभी शुगर का लेवल चला जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आम तौर पे जो फास्ट में रहते हैं नॉन डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क होना है और उनको कितने देर के बाद खाना है, मतलब फास्ट रखना है या नहीं रखना है, कितने घंटे का फास्ट रखना है, वो ये पूरा फास्ट रखने का, पेट को खाली रखने का पूरा सिस्टम बताएं। बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर। जब भी आप कुछ खाते हैं 3.5 लीटर ब्लड स्प्लैंक्निक सर्कुलेशन में आ जाता है। उसको डाइजेस्ट करना है, उसको ये करना है, उसको कई तरह के काम करने हैं। 1.5 लीटर ब्लड रह जाता है पूरी बॉडी के लिए वापस। अगर आप हर 2 घंटे पे खाते हैं तो हर परपेचुअली आपके सिर्फ इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई ठीक है, बाकी सब जगह ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है। आपने देखा होगा हार्ट अटैक्स खाने के बाद आते हैं, क्योंकि ब्लड डाइवर्ट हो गया इंटेस्टाइन को, पेरिफेरी में ब्लड बचा ही नहीं, इसीलिए हार्ट अटैक होते हैं। फास्टिंग पेनेशिया है, ब्लड यहाँ वहाँ जाके आपको हील करता है। ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, ब्लड में इम्यून सिस्टम चलता है, इम्यून सिस्टम आपको हील करता है। आप उसको हील करने ही नहीं दे रहे हैं, आप हर 2 घंटे पे खा रहे हैं। इसलिए फास्टिंग पेनेशिया है। पेनेशिया का मतलब है बीमारी कोई भी हो, इलाज फास्टिंग। बीमारी कोई भी हो, इलाज फास्टिंग। अब फास्टिंग क्या है? 2 ही तरह के फास्टिंग होते हैं, सज्जला, निर्जला, बस। बाकी सब टाइम पास। हम आज फ्रूट फास्ट पे, ये आप फास्ट पे नहीं, आप फास्ट पे नहीं है। फास्टिंग का मतलब है या तो पानी वाला फास्ट या बिना पानी के, सज्जला, निर्जला, यही फास्ट है। बाकी सब टाइम पास है। हाँ, शुरू करने के लिए सज्जला फास्टिंग मुश्किल होता है, तो आप उसको सीढ़ी नुमा मान सकते हैं कि आप पहले फ्रूट फास्टिंग ये कर लीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आप फास्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाइए। कहने का मतलब है कि पका हुआ खाना छोड़ दीजिए, वो भी आपके लिए फास्ट ही है, क्योंकि वो डैमेज से आपने शरीर को बचा लिया एक दिन, जिस दिन पका हुआ खाना छोड़ दिया। वो भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ गुड स्टार्ट। लेकिन अगर आप एक्चुअली फास्टिंग करते हैं तो 2 ही तरह के फास्ट हैं, सज्जला, निर्जला। बिहार में जनरली चावल और गेहूं का, चीनी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चावल और गेहूं और चीनी साथ में भी, गुड़ का भी यूज़ होता है साथ ही साथ। तो अभी आपने जैसा कि कहा कि आप चावल छोड़ दीजिए, गेहूं छोड़ दीजिए, तो आखिर डायबिटीज़ पेशेंट को खाना क्या है और कैसे खाना है, और खाने का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब जो बना हुआ फूड है जिसको हमने बनाया, जैसे चावल को तो हमें कुक्ड करना ही है, या रोटी अगर बनाना है तो उसको भी कुक्ड करना ही है, उसका क्या एजिंग होना चाहिए। जैसे सुबह चावल हमने बनाया, तो चावल बनाने के कितनी देर के बाद खाना चाहिए। हाँ, तो आपने इसको 2 भाग में मैं डिवाइड करूँगा आंसर करने में। आपने कभी गौर किया हम सीड्स खाते हैं? चावल क्या है? सीड है, बीज है ना। गेहूं क्या है? बीज ही है ना। दाल क्या है? बीज ही है ना, सीड है वो। हम सीड्स खाते हैं। सीड में पोटेंशियल है पेड़ बनने की,
हमें पता है, इसलिए हम सीड्स खाते हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि आपको सीड वैसे ही प्रोसेस करके खाना है? आप मेरा एक YouTube पे ग्रेन्स के ऊपर मेरा एक घंटे का लेक्चर है, आप प्लीज़ देखिए उसको, कि ग्रेन्स आपको, आप ग्रेन्स खा रहे हैं कि ग्रेन्स आपको खा रहे हैं, आपको डिसाइड करना है। ये मैं चॉइस आप पे छोड़ता हूं। आप उस गेहूं को स्प्राउट क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपको गेहूं खाना ही है, उसको स्प्राउट क्यों नहीं कर सकते हैं? उसको पानी में क्यों नहीं भिगा सकते? दूसरे दिन तीसरे दिन उसके स्प्राउट निकल आते हैं। आप वो क्यों नहीं खा सकते? आपको रोटी के चक्कर में ही क्यों रहना है? बात यह है कि आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस्ड फूड डिजीज़ पैदा करेगी। तो आप सीड्स खाइए। सीड्स खाने के तरीके ये हैं कि सीड्स को आप, कोई भी सीड को आप स्प्राउट करिए, पहले उसको पानी में भिगाइए, चार्ज करिए, बिकॉज सीड एक पैकेट ऑफ एनर्जी है और वो अपने आप पैकेट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं करता है, उसको चार्ज करना पड़ता है पानी से। तो किसी भी सीड को पानी में डालिए, वो इमीडिएटली चार्ज हो जाता है, वो आपको अच्छा करेगा, अदरवाइज वो अच्छा नहीं करेगा। तो आप चावल, गेहूं सब चीज़ खा सकते हैं, हर चीज़ मॉडरेशन में खाना है, और चीनी तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, बिकॉज उससे बुरी कोई, शुगर अपने लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी जो आप खा रहे हैं पका के वो शुगर ही है। तो कितना शुगर खाएंगे? ये बॉडी कितना टॉलरेट करेगी? जी। और वैसे भी जो भी आप फूड खरीदते हैं उसमें नए नए नाम आप देखेंगे, वो नाम कुछ नहीं है, शुगर के ही नए नए नाम वो दे रहे हैं, वो शुगर उसमें है। कोई ऐसा फूड नहीं है जिसमें शुगर नहीं। शुगर इंडस्ट्री, हाँ, शुगर के और भी तरीके हैं। स्टीविया है, आप स्टीविया के पत्ते क्यों नहीं डाल सकते हैं? आधा स्टीविया का पत्ता 3 चम्मच चीनी के बराबर है। और शुगर को आज मैं ये डिफाइन करूं, शुगर का नॉर्मल रेंज क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप ही से पूछूं, आपको पता होगा, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यही होता है नॉर्मल रेंज। रैंडम शुगर इतना ही होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? 1 डेसीलीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम शुगर है, तो पूरी बॉडी में कितना ब्लड है? 5 लीटर। तो पूरी बॉडी में कितना शुगर हुआ? 5 ग्राम। 5 ग्राम का मतलब 1 टीस्पून से भी कम। चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दो, एक बार भी आपने सोचा कि वो 2 चम्मच चीनी आपका शुगर को 3 गुना कर दिया उसने? इसलिए ये बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जो साइंटिफिक डेटा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रांसलेट करना है इनटू हेल्थ। अब जब आपको मालूम हो गया, तो अब आप शुगर उसको बोलने में डरेंगे, और ये डर अच्छा है। 2 महीना पहले मेरा एक दोस्त पूछा कि दूध आप पीते हैं कि दूध आपको पिया है? यही मैं जानना चाहता। दूध के लिए जैसे ही मैं दूध की बात करता हूँ, भारत के लोग भावुक हो जाते हैं। हमारे तो पूर्वज पीते थे, ये करते थे, कृष्ण भगवान दूध पीते थे, गौ माता है ये। तो हमें डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा गौ माता और काऊ में। गौ माता क्या है और काऊ क्या है, हमें डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि आपने गौ माता को गौ माता रहने दिया या काऊ बना दिया। काऊ कमर्शियल नेम है गौ माता का। पहली बात, गौ माता पहले चरने जाती थी, क्योंकि जब वापस आती थी उस वेला को गोधुली वेला कहते थे, क्योंकि गायों के वापस आने से जो धूल उड़ती थी उसी को गोधुली वेला कहते थे। वो जंगल में जाती थी चरने के लिए। आपकी गाय खूंटी से बंधी होती है, वो आपको श्राप देती रहती है। वो दूध जो दे रही है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, आपने इंजेक्ट करके प्रेग्नेंट किया है।
आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है गौ माता का दोहन करने का, उसके बाद भी आप उसको गौ माता कह रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, गौ माता का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है गौमूत्र, दूसरा प्रोडक्ट है गोबर, तीसरा प्रोडक्ट है दूध। हर चीज़ का कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि गौमूत्र और गोबर का कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इसलिए आप उसको गौ माता का अभिशाप समझते हैं। इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती है, क्योंकि द साइंस ऑफ द माइक्रोबायोम उलट के रख दिया है आपकी सभी समझ को। एक्चुअली उसमें जितना माइक्रोब्स हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, इसलिए गोईठे पे खाना बनाना अच्छा था। इसलिए गाय के गोबर से आंगन को लीपना अच्छा था, फिनाइल से अच्छा नहीं है। हमें जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हम मॉडर्नाइजेशन के तरफ जाते रहेंगे और हमें लगेगा कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं। हम एक्चुअली अगर ठीक से देखा जाए तो हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जब हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगा तो मॉडर्न होके करेंगे क्या। तो कमिंग बैक टू मिल्क, मिल्क एक माँ से आता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो इंसान। दूध के आने में माँ का कोई हाथ नहीं है, दूध के बंद होने में माँ का कोई हाथ नहीं है, ये नेचुरल है। नेचर का एक मैसेज है आपको, दूध बच्चे के लिए, ये नेचर का मैसेज है। माँ दूध देना कब बंद करती है? जब बच्चा पीना छोड़ देता है, तो माँ का दूध अपने आप बंद हो जाता है। दूध के आने में माँ का कोई हाथ नहीं था, दूध के बंद होने में माँ का कोई हाथ नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचर आपको मैसेज दे रही है, मिल्क ओनली फॉर द चाइल्ड। अगर आपने ये मैसेज नहीं लिया और आपने दोहन शुरू कर दिया, तो तो वो नेचुरल नहीं है। आप ममता का दोहन कर रहे हैं। ममता का फिजिकल फॉर्म को दूध कहते हैं, वो माँ की ममता है। उसका माँ की ममता को आप टच नहीं कर सकते हैं। माँ की ममता का फिजिकल फॉर्म को दूध कहते हैं। आपने उसका निरादर किया है, नंबर 1। नंबर 2, वो दूध आपके लिए नहीं था, उसमें जो हार्मोन्स हैं वो बछड़े को गाय बनाने के लिए था। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है। तीसरा, 365 दिन गाय भैंस प्रेग्नेंट रहती हैं आज के दिन में। उनको इंजेक्ट किया जाता है और दूध निकाला जाता है। ये हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स दिए जाते हैं जो दूध बनाते हैं और दूध के फॉर्म में निकलते हैं और वो आपको बेचा जाता है। तो अगर हार्मोन ही लेना था तो इतना हार्मोनल इम्बैलेंस आपका चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। रात को नींद नहीं आ रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। थायराइड का 1/3 ये महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है। आधे लोगों को डायबिटीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। आधे लोगों को ब्लड प्रेशर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन्स के चलते ही आपको डायबिटीज़ है, हार्मोन्स के चलते ही ब्लड प्रेशर है, हार्मोन्स के चलते ही प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स के चलते ही पीसीओडी है, हार्मोन्स के चलते ही यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये हार्मोन्स कहाँ से आ रहे हैं? जो जानवर आप कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी हार्मोनली इंजेक्ट किया जाता है। जो दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी हार्मोनली इंजेक्ट किया जाता है। ये वहाँ से आ रहे हैं। सीधा मैसेज है कि आप भारतीय बन जाइए, अहिंसा के रास्ते में चलिए, क्योंकि ये हिंसा से अर्जित किया हुआ फूड है। एक सिर्फ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और एक है शिविर के बारे में। एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को 2.5-3 साल पहले से शुगर का लेवल मेरा हाई हुआ, लेकिन मैंने ब्लड डोनेशन का, मेरा AB पॉजिटिव ब्लड है, मैंने ब्लड डोनेशन छोड़ा नहीं, ठीक है। तो मेडिसिन मैंने लिया नहीं है। ब्लड डोनेशन करने के लिए जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनका क्या क्राइटेरिया, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहली क्वेश्चन। दूसरी चीज़ है कि अगर करना चाहिए तो उनका ब्लड शुगर लेवल क्या होगा। कभी हमें ब्लड बैंक ने ये मना नहीं किया कि आप नहीं दे सकते हैं।
हमने बोला कि मेडिसिन नहीं लेता हूँ कोई भी, बीपी शुगर नहीं है, तो इसके बारे में बात कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि जो शिविर होता है हमारा, शिविर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते हैं और कितनी देर डेली उसमें हमें समय देना होता है। 3 दिन में, चूँकि आपका शर्तिया इलाज एक तरीके से ये है कि 3 दिन में आप शुगर को कंप्लीट ठीक कर देते हैं और उसके बाद अपने आहार से और 2 जून रोटी से और अपने विचार से आप इसको बैक कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस हमारे को लास्ट में बताइए। पहले तो एक शुगर वाला मेरे को बता दीजिए कि ये डोनेट कर सकते हैं ब्लड या नहीं? कर सकते हैं, लेकिन आपका शुगर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप इंसुलिन पे नहीं होने चाहिए। अगर इंसुलिन पे हैं तो शायद वो मना करते हैं, एक तो वो। दूसरा ये है कि जो हम शिविर में ये करते हैं, जो मैंने आपको बताया, सुबह 90 मिनट पहले सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठ जाना है। वहाँ से वो प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, सभी को उठ ही जाना है। हम बेसिकली बॉडी का रिदम 3 दिन में सेट कर देते हैं ताकि शुगर, ये बॉडी कभी भी शुगर को कम नहीं करती है, दवाइयाँ कम करती है। जो आपका इसके पहले प्रश्न था किसी का, जो पूछ रहे थे कि ब्लड शुगर अगर हर 2 घंटे पे नहीं खाया तो ब्लड शुगर फॉल कर जाएगा, ऐसा ये ब्रह्म नहीं करता है, दवाइयाँ करती हैं। अगर आप दवा पे हैं तब ब्लड शुगर फॉल करेगा, अगर आप दवा पे नहीं हैं तो ब्लड शुगर फॉल नहीं करेगा। फिर आप नॉर्मली नॉर्मल ब्लड शुगर, अगर आप दवा पे हैं तब आपको केयरफुल होना है। फिर तो आपको ठीक बताया गया है कि हर 2 घंटे पे खाना है, क्योंकि ब्लड शुगर फॉल कर सकता है। आप अगर दवा पे नहीं हैं, ब्लड शुगर फॉल नहीं करेगा और ये बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करती है उससे। तो हम नॉर्मली 3 दिन में उनका शुगर की दवा भी बंद हो जाती है और ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। नाउ 100 नॉर्मल शुगर ये 18 साल के बच्चों का होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो आपकी स्थिति है, आपकी स्थिति में आपका शुगर कितना होना चाहिए, क्योंकि उससे कम करेंगे तो आपको कमज़ोरी लगेगी। इसलिए वो डिटरमिन होता है बॉडी टाइप पे। तो सिर्फ एक नॉर्मल रेंज, जैसे 7 नंबर का जूता सब में फिट होता है क्या? संभव नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उसका शू साइज़ क्या है, उसके हिसाब से टेलर मेक करना पड़ता है। तो अपनी अपनी बॉडी के मतलब हिसाब से, कोई अगर 80 ईयर ओल्ड है एंड ही इज़ क्वाइट फैट, उनका शुगर आपने अगर 90 कर दिया या 80 कर दिया, उनको कमज़ोरी लगी, वो चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे वो।